प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। अकबर द्वारा आरंभ की गई मनसबदारी प्रथा मुगल व्यवस्था की एक चारित्रिक विशेषता थी। मनसब एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ है निश्चित स्थान या स्थान निश्चित करना। मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य सामाजिक अधिकारियों में एक क्रमानुसार पद व्यवस्था स्थापित करना था। सामाजिक के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की भर्ती सैनिक अधिकारी के रूप में की जाती थी, चाहे उनका काम कुछ भी हो। उनका पद एवं वेतन निश्चय और शासन दरबार में उनकी श्रेणी एवं मर्यादा का निर्धारण उनके मनसब के आधार पर होता था। अबुल फजल ने अकबर नामा में मनसबदारों को मनसब 10 के नायक से 10 हजार सैनिकों अधिक तक निर्धारित कर दिए, परंतु 5000 से ऊपर के मनसब अकबर अपने श्रेष्ठ पुत्रों के लिए आरक्षित कर देता था। 1585 ईस्वी में मनसब की सर्वोच्च सीमा को बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया और अमीरों को 7,000 तक के मनसब दिए जाने लगे। 1605 में राजा मान सिंह को 7,000 जात एवं 6,000 सवार का मनसब दिया गया। मनसबदारों की किस्में स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की थी। स्थायी मनसब को गैर मशरूत कहा जाता था। इस किस्म के मनसबदार जीवन भर अपने पद का उपभोग करते थे, परंतु बादशाह इसमें रद्दोबदल कर सकता था। अस्थायी मनसब को मशरूत कहा जाता था। यह किसी विशेष कार्य की पूर्ति तक के लिए प्रदान किया जाता था। कार्य की समाप्ति का मनसब भी समाप्त हो जाता था। कई बार स्थायी मनसबदारों को अतिरिक्त कार्य के लिए मशरूत प्रदान किया जाता था। कार्य समाप्ति के बाद यह समाप्त हो जाता था, परंतु गैर मशरूत यथावत बना रहता था। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी: मनसबदार, अमीर और उमराए आजम। मनसबदार एक विशेष पद अथवा कोटि से निम्न अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। अमीर प्रारंभ में 200 अश्वारोहियों से ऊपर के अधिकारियों को अमीर की श्रेणी में रखा गया। बाद में इसको सीमा को 500 अश्वारोही कर दिया गया। औरंगजेब ने इस सीमा को बढ़ाकर 1000 कर दिया। उमराए आजम के अंतर्गत अश्वारोहियों की ठीक संख्या बताना कठिन है, क्योंकि सीमा लगातार घटती बढ़ती रही। इतिहासकारों का मानना है कि 3000 अथवा इससे ऊपर के जात के अमीरों को उमराए आजम अथवा अमीर आजम कहा जाता था। शाहजहां और जहांगीर के समय सीमा बनी रही। औरंगजेब इसको हटाकर 2000 जात कर दिया। 1682 में सीमा को और कम करके 1500 कर दिया गया। मनसबदारों के लिए अपने मनसब के हिसाब से सैनिक तथा पशु रखना आवश्यक नहीं था, परंतु उन्हें अपना अधीन अपनी मनसब की संख्या के निश्चित भाग तक सैनिक अवश्य रखने पड़ते थे। वस्तुतः ऐसा करके अकबर सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार और घोड़ों संबंधी धोखाधड़ी को समाप्त कर देना चाहता था। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी। उनकी पदोन्नति अथवा पदावनति बादशाह की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता पर निर्भर थी। सामान्यतः बादशाह शुभ अवसरों पर या सैनिक अभियान के आरंभ में अथवा अंत में मनसबदारों के मनसब में वृद्धि करते थे, परंतु ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। मनसबदारों की नियुक्ति सामान्यतः प्रतिदिन होती रहती थी। शायद ही ऐसा दिन कोई जाता हो जिसमें किसी को मनसब प्रदान नहीं किया जाता था। जात और सवार मनसब की एक विशेषता थी। 1594 में अकबर ने सवार पद प्रारंभ किया। इससे पूर्व मनसब के लिए केवल जात शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक मनसबदार से आशा की जाती थी कि अपने मनसब के अनुरूप अश्वारोही सैनिक रखेगा और उसके हिसाब से उसको जागीर दी जाती थी। मनसबदारों के मनसब में जात और सवार 2 अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ब्लॉकमैन के अनुसार जात उन सैनिकों की संख्या का बोधक था, इसके रखने की आशा मनसबदारों से की जाती थी, और सवार उस मनसब की संख्या को बताता जो वास्तव मनसबदार रखते थे। मनसबदारों के वेतन का भुगतान जात संख्या के आधार पर किया जाता था। माना जाता है कि मनसबदारों की जात और सवार के आधार पर 3 श्रेणियां होती थी। 1595 से पूर्व मनसब की अलग-अलग श्रेणियां नहीं थी, परंतु 1595 में 3 श्रेणियों में बांटा गया। जिस मनसबदार के पास अपने जात और सवार बराबर होते थे वो प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। दूसरी श्रेणी के मनसबदार में जात की आधे से अधिक संख्या वाले सवार दूसरी श्रेणी में रखे जाते थे, और तीसरी श्रेणी के मनसबदार में जात से आधी से कम संख्या वाले सवार तीसरी श्रेणी में रखे जाते थे। मगर यह आवश्यक नहीं था किसी उच्च मनसब प्राप्त मनसबदार को शाही दरबार में उच्च पद प्राप्त हो। उदाहरणार्थ राजा मान सिंह को 7000 का मनसब प्राप्त था, लेकिन दरबार में कभी मंत्री पद प्राप्त नहीं हो सका। जब से कम मनसब वाला अबुल फजल कई वर्षों तक मंत्री बना रहा। असैनिक विभागों के अधिकारी सैनिक नहीं रखते थे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैनिक सेवा देनी पड़ती थी।
मनसबदारों के वेतन का भुगतान नकदी अथवा जागीर के रूप में किया जाता था। कोई जागीर अथवा मनसब वंशानुगत नहीं होते थे। मनसबदारों को अपने समस्त प्रकार के सैनिकों के बदले में जो वेतन मिलता था उसे तलब कहा जाता था। जात पद के लिए जो वेतन मिलता था उसे खासा अथवा घात कहा जाता था। इस वेतन से मनसबदार अपने परिवार का पोषण करता था। सवार पद के लिए जो वेतन मिलता था उसे ताबीनाल कहा जाता था। इसका उपयोग मनसब के अनुरूप रखे जाने वाले घोड़ों, घुड़सवारों, बोझा ढोने वाले पशुओं पर किया जाता था। अबुल फजल के अनुसार प्रथम श्रेणी के 5,000 के मनसबदार को 30,000 रुपये मासिक मिलते थे। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी के 500 के मनसबदार को 2,500 रुपये प्रति माह मिलते थे। 10 के मनसबदार को 100 रुपये प्रति माह मिलते थे, परंतु तृतीय श्रेणी के 5,510 के मनसबदार के क्रमशः वेतन 28,000, 2,100 एवं 75 रुपये प्रति माह थे। शाहजहां को उनसे मनसब की तुलना में कहीं अधिक वेतन मिलता था। मनसबदारों द्वारा सैनिकों की भर्ती करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जाती थी। प्रत्येक मनसबदार प्रायः अपनी जाति के लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती करता था। उन्हें अपने घोड़े तथा व्यवसाय संबंधी अन्य सामान भी स्वयं जुटाना पड़ता था। मीर बख्शी के विभाग द्वारा मनसबदारों के सैनिकों तथा घोड़ों का निरीक्षण किया जाता था। प्रथम निरीक्षण के समय घोड़ों और सैनिकों की जांच कर सूची बनाई जाती थी। उनके घोड़ों को दागा जाता था। 2 प्रकार के दाग लगाए जाते थे। घोड़ों के सीधे पुट्ठे पर सरकारी निशान और बाएं पुट्ठे पर मनसबदार का निशान दागा जाता था। निरीक्षण के समय सही संख्या में घोड़े और सैनिक प्रस्तुत करने वाले मनसबदारों को पदोन्नति जल्दी मिलती थी। मनसबदारों से संबंधित जब्ती प्रथा के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। इस प्रथा के अंतर्गत मनसबदार अथवा अमीर की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को राज्य जब्त कर लेता था। अबुल फजल ने जब्ती प्रथा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जाता है कि प्रथा कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू की जाती थी। यदि किसी मनसबदार का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था और उस पर राज्य का बकाया निकलता था या जागीर का हिसाब साफ किया हुआ नहीं होता था। अकबर के बाद मनसबदारी व्यवस्था में तेजी से वृद्धि होती चली गई। जहांगीर के शासनकाल में मनसब की सीमा 40,000 तक पहुँच गई। शाहजादा खुर्रम को 30,000 जात और 20,000 सवार, परवेज को 20,000 जात 10,000 सवार का मनसब मिला और शहरयार को 12,000 जात और 8,000 सवार का मनसब मिला। शाहजहां ने अपने पिता का विद्रोह किया तब परवेज का मनसब बढ़ाकर 40,000 जात 30,000 सवार कर दिया गया। शाहजहां के शासनकाल में मनसब की सीमा और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया गया। दारा शकोह को 60,000 जात 40,000 सवार का मनसब दिया गया। शुजा को 20,000 जात 15,000 सवार, औरंगजेब को 20,000 जात 15,000 सवार, मुराद को 15,000 जात 12,000 सवार के मनसब दिए गए। औरंगजेब ने भी अपने पुत्रों को उच्च मनसब दिए। शाहजादा मुअज्जम को 40,000 जात 40,000 सवार, कामबख्श को 40,000 जात 40,000 सवार, मोहम्मद सुल्तान को 20,000 जात 10,000 सवार, मोहम्मद आजम को 20,000 जात 9,000 सवार के मनसब दिए गए। अकबर के बाद मनसबदारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। औरंगजेब के समय में वृद्धि तो विशेष हुई, लेकिन मनसबदारों के वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। अकबर के समय में एक साधारण अश्वारोही को 9,600 दाम यानी 240 रुपये प्रतिवर्ष वेतन मिलता था और औरंगजेब के शासनकाल में 8,000 दाम 200 रुपये प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था। वेतन में कटौती के साथ रसद खुराक में भी कटौती की गई। मनसबदारी व्यवस्था जागीरदारी प्रथा के दोषों को दूर करने तथा राजपूत पर अंकुश रखने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर एक का दूसरे का उपयोग करने, विद्रोही उमराओं के विरुद्ध कबीला भावना का उपयोग करने को दबाने की दृष्टि से सफल रही। इसमें मनसबदारों में बादशाह के प्रति स्वामी भक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की भावना भी बढ़ी, क्योंकि उनकी पदोन्नति बादशाह की कृपा पर निर्भर करती थी। इस व्यवस्था से योग्य व्यक्तियों को दायित्वपूर्ण काम सौंपने में सरलता हो गई। मनसबदारी की व्यवस्था के कुछ जन्मजात दोष थे, जैसे मनसबदारों को अपने मनसब के अनुसार जो वेतन मिलता था उसका भी प्रायः दुरुपयोग करते थे। फर्जी घोड़े और साधारण लोगों को फौजी वर्दी पहनाकर ले जाते थे। मनसबदार के सैनिक बादशाह की तुलना में अपने मनसबदार के प्रति अधिक स्वामी भक्त होते थे। मनसबदारों को अपने सैनिक भर्ती करने की स्वतंत्रता थी। धीरे धीरे उनका नैतिक पतन होता गया और भर्ती में भ्रष्टाचार को रोकना असंभव हो गया। मनसबदारों के लिए यदि नियम बनाए गए, परंतु उनको लागू करना बादशाह की इच्छा पर निर्भर था। मनसबदार की मृत्यु पश्चात उसका मनसब समाप्त हो जाता था और सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर लेती थी। मनसबदारी व्यवस्था में केंद्रीकरण न होने से उसमें एकता की भावना विकसित नहीं हो पाई, जो एक राष्ट्रीय सेना के लिए आवश्यक होती है। मनसबदार अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था नहीं करते थे। मुगल बादशाहों ने भी इसके लिए उन पर दबाव नहीं डाला। मनसबदारी प्रथा के अलावा मुगलों की सैन्य व्यवस्था में कुछ अन्य दोष भी थे। मुगल शासकों ने पैदल सेना की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे उसका स्तर गिरता चला गया। मुगलों का तोपखाना समय की रफ्तार से काफ़ी पीछे रह गया।
बड़ी बड़ी तोपों के होते भी अकबर असलीगढ़ जैसे किले पर कोई सक्रिय प्रभाव नहीं डाल सका। मुगलों ने नौ सैनिक शक्ति की उपेक्षा करके भारतीय समुद्रों के द्वार यूरोपीय राष्ट्रों के लिए खुला छोड़ दिया। मुगल सेना की धीमी गति भी उनका मुख्य दोष थी। औरंगजेब के जीवन के अंतिम भाग में मुगल सेना अपनी शक्ति के साथ खो बैठी। मनसबदारी व्यवस्था के विषय में इतना ही। अगले वीडियो में हम मुगलों की जागीरदारी प्रथा के विषय में चर्चा करेंगे।